नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं वृषभ लग्न तथा उससे संबंधित शारीरिक कष्ट या रोग के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि रोग के मामले में पहला भाव और छठा भाव, इन दोनों भावों को देखना जरूरी है। इसका कारण यह है कि पहला भाव शरीर होता है तो रोग तो शरीर में ही होगा। छठा भाव रोग का ही होता है। इससे पता चल जाता है छठे भाव से कि रोग होगा तो कहाँ पर हो सकता है। यह पहला भाव भी बताता है, लेकिन जो भी राशि तथा नक्षत्र छठे भाव को सिग्निफाई कर रहे होंगे उससे संबंधित रोग होगा। शारीरिक कष्ट तो कुछ समय के लिए भी होता है, सर्दी खांसी भी हो गया तो इसको रोग नहीं गिनते। सीधे लोग कहते हैं ये वायरल है, मौसम क्या है, समस्या है, उसको रोग में नहीं आता। इसलिए पहला भाव हर तरह की बातें, फोड़ा फुंसी वगैरह सब, खुजली उजली सब, लेकिन छठा भाव रोग का। इसलिए पहला और छठा भाव को देखेंगे। यहाँ देखा जाए, पहला भाव वृषभ लग्न में 2 नंबर की राशि है, इसको वृष राशि बोलते हैं। क्योंकि राशि और लग्न दोनों एक ही है तो दूसरे नंबर का लग्न यानी वृष लग्न है। जब वृष लग्न बनता है तो छठे भाव का स्वामी शुक्र बनता है, 7 नंबर यानी तुला। वृषभ और तुला दोनों का स्वामी शुक्राचार्य बनते हैं। यही एकमात्र ऐसा लग्न है जब शुक्र लग्न और रोग दोनों भाव को सूचित करता है, सिग्निफाई करता है। इसके अलावा जब वृश्चिक लग्न बनता है तब मंगल पहला और छठा दोनों भाव का स्वामी बनता है, वो बात की बातें हैं। अब वृष लग्न और तुला राशि का स्वामी शुक्र। अब शुक्र के अंतर्गत चेहरा, आँख, नाक, दांत, मुंह का पार्ट, ये सब आता है। ये शरीर में आएगा। और सातवें यह जो छठा भाव जहाँ पर 7 नंबर राशि पड़ी हुई है तो यह पेट का निचला भाग, नाभि से लेकर के आधा जो आए कमर तक। महिलाओं के लिए गर्भाशय यही है, अन्य लोगों के लिए किडनी है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, ये सब चीज़ इसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि यह कमर तक इसका अधिकार है। कमर से ऊपरी भाग, जहाँ से कमर शुरू होता है तहाँ तक 7 नंबर की ही राशि है। प्रायः महिलाओं को किसी न किसी कारणवश गर्भाशय को निकालना पड़ जाता है तो वह वृषभ लग्न में ज़्यादा संभावना बनती है। अब यहाँ पर दूसरी राशि को देखिए। यह जो ऊपरी भाग है यह मेष राशि का है, मेष लग्न का है। और आँख से लेकर के मुंह तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट है, ये वृषभ राशि का है। क्योंकि यह वृषभ लग्न है, इसी में नाभि के आसपास यहाँ जो ये सब पार्ट, किडनी है, ये सब जो आता है, ये सब इसी का पार्ट है। गर्भाशय है, यूटेरस है, या नाभि से लेकर के कमर तक का जो भी हिस्सा जिसमें इसमें सब शारीरिक अंग आते हैं, सारे इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी सब लग्न में 3-3 नक्षत्र या राशि में 3 नक्षत्र। तो वृषभ में पहली राशि होती है कृत्तिका, जो सूर्य का है। सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र मेष लग्न में भी पड़ता है। तो सिर से संबंधित परेशानी भी इन लोगों को होती है, लेकिन कम होती है। केवल सिर दर्द वगैरह होते रहेगा। बहुत जल्दी किसी भी बात को सोच लेंगे, इतना सोचेंगे कि सिर पकड़ लेगा, सिर दर्द अनसर होते रहेगा। ऐसे लोगों को तनाव के कारण भी होने वाली बीमारियां आ जाती है। शुक्राचार्य बेहद शौकीन ग्रह हैं, वो सुख पसंद करते हैं। जब कोई उनकी बातों को काटता है तो चूंकि यह दानवों के आचार्य हैं, इसलिए तुरंत भड़क जाते हैं। अर्थात इन लोगों को या तो बीपी एकदम हाई हो जाएगा और नहीं तो लो ही रहेगा। मेंटेन रहना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब इसी में तुला राशि
जो छठे भाव में पड़ रही है उसका भी स्वामी शुक्र ही है। शुक्र की गणना ज्योतिष शास्त्र में स्त्री ग्रह के रूप में की गई है। तो स्त्रियों को खास करके जो समस्याएं गर्भ से संबंधित आती है उसमें से सबसे प्रमुख लग्न वृषभ लग्न है। शुक्राचार्य ही जीव उत्पत्ति के कारक बनते हैं, वीर्य के कारक ग्रह हैं। महिलाओं को खास करके ब्लीडिंग की समस्या आती है, एक्सेस ब्लीडिंग जो होती है वो वृषभ लग्न वालों को हर हाल में होती है। इसी तरह से वृषभ लग्न वाले को रक्त से संबंधित परेशानी भी होती है। जो कोई भी रक्त की कमी के कारण परेशानी हो वो वृषभ लग्न वाले को होती ही होती है। दूसरी बात, चूंकि छठा भाव जो रोग का है इसमें कृतिका तो आता ही है, इसमें आ जाएगा आपका मंगल, राहु और गुरु, 3 नक्षत्र इसमें आ जाते हैं। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल, स्वाति का राहु और विशाखा का गुरु। ऐसी स्थिति कन्या लग्न में बनती है। कन्या लग्न में भी जो राशियां 2 नंबर की राशि में होगी वो भी 6 नंबर की राशि में भी होगी, ठीक है। और जो 7 नंबर की राशि है वही 3 नंबर में भी होगी। तो 7 नंबर की राशि में गुरु आ गया। अब गुरु का अधिकार पेट का निचला हिस्सा, पुनः गॉल ब्लैडर के आसपास, किडनी, पेंक्रियाज वगैरह हो गया। उसके बाद शनि का नक्षत्र आता है, अनुराधा, वो भी इसके पार्ट हो गए। तो इन लोगों को इन्हीं से संबंधित परेशानी होती है। इसके अलावा चूँकि अब कैसे देखें कि इन लोगों को कौन सी वास्तव में बीमारी होगी ही होगी, तो कष्ट का भाव 8वां, 9 नंबर, जिसके वजह से व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाना पड़े, वह बीमारी। तो ऐसे लोगों को कमर से नीचे घुटना तक के आसपास पैर का जो हिस्सा होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे लोगों को कमर से संबंधित या जो जननांग होते हैं उसका निचला पोर्शन से लेकर के पैर से संबंधित भी परेशानी आती है। जब कभी भी वृषभ लग्न वाले को कमर से नीचे जननांग का पार्ट से लेकर के पैर के हिस्से में कोई परेशानी आ जाए, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे लोगों को ज़्यादा मीठा खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शुक्राचार्य भोजन भट्ट है, शुक्र पंडित है, ब्राह्मण है, मीठी मीठी चीज़ें जो खूब पसंद है। तो मीठा चीज़ खाने के कारण भी जो समस्या आती है वो भी इनको आ जाती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जनरली कभी कभी आजकल बहुत खतरनाक बीमारी आ जाती है कैंसर के रूप में। तो एक बात तो तय है, कैंसर तभी होता है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कैंसर तभी होता है जब बुध और चंद्रमा का संयोग होता है। बुध और चंद्रमा का संयोग होता है तभी जाकर के कैंसर होता है। वृषभ लग्न में पहली राशि कृतिका, दूसरी राशि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का नक्षत्र तो इसमें आया, लेकिन बुध का नक्षत्र इसमें नहीं आता है और इसमें भी नहीं आएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं होती है। लेकिन चंद्रमा के कारण ठंड से होने वाली बीमारी अथवा परेशानी, जैसे अब तो निमोनिया कम हो गया है, लेकिन बच्चों को निमोनिया, अस्थमेटिक टाइप का, कफ का, खांसी का, इस तरह की बीमारी आती है, जल्दी ठीक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण यही है कि वृषभ लग्न में चंद्रमा का नक्षत्र इसी में आता है, रोहिणी नक्षत्र आता है।
चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, तो ठंड के कारण सर्दी इन लोगों को जल्दी पकड़ लेता है। अब चंद्रमा के पहले का नक्षत्र, रोहिणी के पहले कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र बहुत गर्म है। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी के बाद मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, वो भी गर्म ग्रह है। मतलब रोहिणी नक्षत्र के पहले वाला नक्षत्र भी गर्म सूर्य का, उसके बाद वाला भी मंगल का मृगशिरा गर्म, और चंद्रमा ठंडा। तो ठंडी और सर्दी के कारण जो परेशानी होती है, इसको आप कह सकते हैं कि मौसमी बीमारियां, मौसम बदलेगा तो इन लोगों को परेशानी होगी। यदि ये लोग मौसम बदलने के समय सचेतन न रहेंगे तो हर हाल में इनको सर्दी खांसी से संबंधित या जो बुखार जनरली होता है वो होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेकंड राशि, दूसरी राशि को, वृषभ राशि को स्थिर राशि कहते हैं, मतलब हिलता डुलता नहीं है। तो एक बार बीमार पड़ गए, सर्दी खांसी बुखार आ गया तो एक दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए, कतई नहीं होगा। वो 5 दिन 6 दिन सप्ताह खींच देगा, दवा खाते रहिए, ठीक है नहीं होगा। इसी तरह से अगर पेट या गर्भाशय से या गॉल ब्लैडर वाली सभी समस्या आ जाए, वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? मौसमी बीमारी का तो भाई सबको पता है, लेकिन पेट के अंदर का तो पता ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई पेट में समस्या आ जाए, बिना विधिवत जांच कराए हुए ऐसे लोगों को कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो दवा किसी और चीज़ का चलेगा और रोग किसी और चीज़ का चलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मैं बताता हूँ, ये सभी लग्नों के लिए है। ध्यान नहीं रहने के कारण मैंने मेष लग्न के बारे में नहीं बता पाया था। ये नियम सब लग्न के लिए है। एक ग्रह है केतु। केतु किसी भी बात को गुप्त रखता है, सीक्रेसी मेंटेन करता है, पता नहीं चलने देता, पता नहीं चलेगा। किसी भी लग्न में अगर केतु यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, पहला भाव यहाँ, यहाँ या यहाँ, 4 जगह, पहले भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव में यदि केतु बैठा हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, यह नियम, केतु का यह नियम, इन 4 जगहों में कहीं भी केतु बैठा हुआ हो। अब पहला भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। यदि पहले भाव में केतु है, छठे भाव में केतु है, 10वें भाव में केतु है और 12वें भाव में केतु है, तो ऐसे लोगों को रोग वास्तव में क्या है बिना जांच पड़ताल किए हुए पता नहीं चलेगा, चाहे लग्न कोई भी हो। आप लोग सुनते होंगे या आप लोगों को पाला पड़ा होगा कि कोई परेशानी आती है, बीमारी हुआ, लोग गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर साहब दवाई लिख दिए, जाइए खाइए ठीक हो जाइएगा, 5 दिन दवा खाइए, 5 दिन की दवा खाया कुछ नहीं ठीक होगा, उसको दवा छोड़ा फिर उसी समस्या, फिर जाएगा तो फिर लिख देगा, कुछ नहीं होगा। जब जाएगा जांच करवाएगा तो पता चलेगा कि नहीं भाई बीमारी तो ये थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब ने जांच लिखी, जांच हुआ, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा। मेरे पास महीना में कम से कम 10 लोग ऐसे आते हैं कि सर हमको तकलीफ़ है, बाकी जांच में कुछ नहीं आ रहा है। मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि देखो भाई, पहला, छठा, 10वां या 12वां भाव में जो तुम्हारा केतु बैठा हुआ होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो इस तरह की बात नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है कि पहला भाव तो शरीर, तो कष्ट तो शरीर में होगा, रोग शरीर में होगा। केतु बात को गुप्त रखने वाला, तो कष्टकारी बात को गुप्त रख देता है। यही नहीं, जिसके लग्न में केतु हो भरोसेमंद नहीं होता, सब बात छुपा के रखेगा। खैर उसकी बात छोड़िए। छठा भाव रोग का, केतु वहीं बैठ गया, तो रोग से संबंधित कोई भी जांच पहली बार में पकड़ में आ जाए ये संभव नहीं है।
10वां भाव में जब केतु बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से इसको देखेगा। केतु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि के बारे में नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा वो मैं बताऊंगा अलग से, इसलिए मैंने लिखा। तो 9वीं दृष्टि केतु की जब 10वें घर में बैठेगा तो यहाँ पड़ता है, तो भी पता नहीं चलेगा। जब 12वें भाव में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो भी पता नहीं चलेगा। एक और है 5वीं दृष्टि यहाँ पर केतु होता है तब। इसकी एक खासियत है, इन चारों को समझ गए। अब इसका देखिए, अगर केतु यहाँ बैठा हुआ है, यह भाव जो है यह परिवार और रिश्तेदारों का है, परिवार और कुटुंब का भाव है। अगर केतु यहाँ बैठा हुआ है तो 5वीं दृष्टि से रोग वाले भाव को जब देखता है तो साफ साफ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को वह रोग अवश्य होगा जो इसके खानदान में किसी न किसी को रहा हो। तो खानदान तो दो लोगों से बनती है ना भाई, माता से और पिता से। तो या तो इसके पिता, दादा, परदादा, भाई, चाचा, मामा, चाचा, दादा, दादी किसी को रहा हो, पहला नियम। या फिर दूसरा नियम कि ननिहाल, माता का संबंध ननिहाल से, तो उसको ननिहाल में भी किसी न किसी व्यक्ति को रोग रहा हो, इसीलिए इसको मैं अलग लिखा। बाकी में सब नियम लागू नहीं होता है। जैसे ही दूसरे भाव में केतु बैठ जाए तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को वह रोग जरूर होगा जो इसके परिवार या रिश्तेदारों में ननिहाल से या अपने खानदान से संबंधित व्यक्ति को रोग हुआ होगा। इस प्रकार से इस तरह के रोग जाने जाते हैं। दूसरी बात कि चूंकि 2 राशि अच्छी नहीं मानी गई, 2 राशि किसी भी लग्न में, वृश्चिक और मकर, वृश्चिक राशि और मकर राशि अच्छी नहीं मानी जाती। जिस भाव में दोनों राशि पड़ती है उससे संबंधित व्यक्ति को परेशानी आती है। वृश्चिक नंबर कमर को बोलते हैं, वृश्चिक का 8वां नंबर कमर का पार्ट जो होता है ना वो वृश्चिक होता है। तो वृषभ लग्न वाले को कमर में दर्द जरूर होता है, कारण कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं कुर्सी पर या क्या करते रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन उनको कष्ट होगा। ये मारक भाव है। 10वां राशि मकर, 9वां भाव में पड़ता है 10वां राशि मकर। 10वां भाव ये जो यहाँ पे 10 नंबर पड़ा मकर राशि, ये पूर्वजों का है। तो ऐसे लोगों को भी जो मैं बता रहा था केतु के कारण पूर्वज में बाप दादा परदादा में भी कोई रोग ऐसा रहा हो, वैसे लोगों को होता है। इस प्रकार के रोग वृषभ लग्न वालों को होता ही होता है। रोग ज़्यादा सीरियस तभी होगा, कठिनाई तभी होगा जब पहला या छठा भाव को बताने वाला ग्रह 8वें से जुड़ जाए। ऐसे नहीं होगा। अर्थात किसी की भी कुंडली में वृषभ लग्न में शुक्र यदि गुरु की राशि में बैठा हो या गुरु के नक्षत्र में बैठा हो तब रोग कष्टकारी होगा और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, शल्य क्रिया की नौबत आ सकती है, या शुक्र खुद ही 8वें भाव में बैठ जाए तो ही। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वृषभ लग्न में शुक्र लग्न का यानी पहले भाव का, छठे भाव का मालिक है। पहला भाव शरीर, छठा भाव रोग, और 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है धनु राशि, इसका स्वामी बृहस्पति। तो यदि शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि में बैठ जाए या यहीं बैठ जाए या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ जाए तो भी कष्टकारी रोग होगा। मतलब मुंह, गला, आँख, नाक, कान से संबंधित, गॉल ब्लैडर, यूटेरस इत्यादि संबंधित जो हमने बातें बताई, ये तब कष्टकारी हो जाएगी जब शुक्र खुद 9 नंबर की राशि धनु राशि, 12 नंबर की राशि मीन राशि में बैठा हो या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हो। तो बृहस्पति का नक्षत्र कौन कौन सा होता है भाई? पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का होता है, विशाखा बृहस्पति का होता है, और पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र बृहस्पति के होते हैं। यदि शुक्र किसी की कुंडली में वृषभ लग्न वालों का पुनर्वसु नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में है या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है
तो भी इन लोगों को कष्टकारी रोग होगा, यानी कष्ट पहुंचाने वाला रोग होगा। अगर नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की बात है, नहीं है उस समय के अनुसार, दशा के अनुसार वो रोग आएगा, कष्ट होगा, लेकिन जैसे ही दशा समाप्त हो जाएगी कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिथुन लग्न वालों से संबंधित उनके किस अंग में रोग हो सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि जो मैंने बातें बताई हैं किसी की कुंडली इसी का है और उसको कष्ट है अगर, तो हमको लिख करके भेजें, मैं उसका उपचार बताऊंगा। मोटा मोटी उपचार मैं बता देता हूं कि शुक्राचार्य माँ भगवती के उपासक हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं। तो जब किसी को लगातार शारीरिक कष्ट हो रहा हो, किसी को मतलब वृषभ लग्न के व्यक्ति को, तो उसको नवरात्र करना चाहिए। अगर नवरात्र ना हो सके तो कोई बात नहीं, उपवास रखने की जरूरत नहीं है, नहीं बर्दाश्त कर सकते मत रखिए। वह जो 9 दिन का माँ भगवती का उपासना होता है उसमें कम से कम सही ढंग से रहिए, नॉनवेज वगैरह मत खाइए, दारू सारू मत पीजिए। दूसरी बात, कुंवारी कन्याओं को, छोटी छोटी बच्चियों को जब तक अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहिए, वस्त्र वगैरह देते रहिए। यदि ऐसा व्यक्ति, वृषभ लग्न का व्यक्ति, शुक्रवार के दिन कम से कम शुक्र के भी मंत्र का, किसी भी मंत्र का, सबसे छोटा मंत्र होता है ओम शुं शुक्राय नमः, इसी का जब 108 बार करे प्रतिदिन, और नहीं प्रतिदिन हो सके तो कम से कम शुक्रवार को तो करे ही करे, तो रोग तो होगा ही नहीं। और जिस रोग से वो परेशान हो रहा है, चल रहा है, वो भी रोग ठीक हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है, इसलिए कन्याओं को वस्त्र दान देना भी अति उत्तम रहता है। इसमें अगर किसी को खास प्रकार की बीमारी हो वो लिख करके भेजे। वो देखना पड़ता है कि ये यह जो यहाँ 3 नक्षत्र पड़ते हैं, यहाँ 3 नक्षत्र पड़ते हैं, वो डील के अनुसार होता है, वो कौन सा नक्षत्र है उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसके अनुसार उपाय बताया जाता है। ये तो सामान्य बताया शुक्र के आधार पर। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।